फ्राइडे के दिन लास्ट 30 मिनट्स में मार्केट में 1% का क्रैश हमें देखने मिला और इसका मेजर रीजन MSCI दैट इज मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स की रीबैलेंसिंग बताया जा रहा है। MSCI इंडिया इंडेक्स की रीबैलेंसिंग, 4 नए शेयरों की एंट्री होगी, 4 डिलीशंस होंगे, किस तरह का इनफ्लो और आउटफ्लो रह सकता है। और एक्चुअली ये रीजन सही भी है। इस रीबैलेंसिंग में Hyundai मोटर्स, RVNL, जुबिलियंट फूड्स एंड कल्याण ज्वेलर को MSCI इंडेक्स से निकाल दिया। 4 स्टॉक्स बाहर भी जाते हुए नजर आएंगे। Hyundai, जुबिलेंट फूड समेत 4 स्टॉक्स जो है वो बाहर हो जाएंगे। और फेडरल बैंक, MCX, इंडियन बैंक और नेशनल एल्यूमिनियम को इसमें ऐड कर लिया। 4 स्टॉक्स जो है वो इस MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल कर लिए गए, जिसमें आपको MCX, नैल्को, फेडरल बैंक और इंडियन बैंक की एंट्री MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में होती हुई नजर आई है। तो इस MSCI रीबैलेंसिंग से एक्चुअली आपके पोर्टफोलियो पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, इसे इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और इसी के साथ ये लगातार दूसरा वीक है जहां निफ्टी 50 एक इनसाइड कैंडल में क्लोजिंग दे रहा है। तो निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स भी देख लेंगे और ये भी जान लेंगे कि कौन से सेक्टर्स मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। FII की कैश बाइंग सेलिंग पोजीशंस एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे उनका ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हैं ये निफ्टी 50 का 30 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है और मैं इस पर्टिकुलर रेड कैंडल की बात कर रहा था जहां पे एक ही 30 मिनट के कैंडल में मार्केट 1% से ज्यादा गिर गया। अब ये हुआ है क्योंकि MSCI इंडेक्स दैट इज मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स जो है, बेसिकली इस इंडेक्स के थ्रू ना बड़े बड़े FIIs जो होते हैं वो ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो इस इंडेक्स फंड्स में काफी सारी इंडियन कंपनीज भी है। तो वो इंडेक्स हर 3 महीने में वैसे भी रीबैलेंस होता है और यही रीबैलेंसिंग के चलते एकदम फ्राइडे के दिन लास्ट सेशन पे आपको एक रेड कैंडल देखने मिली। अब ये रेड कैंडल का मतलब ये नहीं है कि भी मार्केट में बहुत ज्यादा बेरिश नेचर आ गया है, ये एक्चुअली रीबैलेंसिंग में लिक्विडिटी की दिक्कत आपको बताता है। बेसिकली क्योंकि एक बड़ा फंड अपने बड़ी पोजीशंस को रीबैलेंस कर रहा था, कुछ स्टॉक्स को बेच रहा था, कुछ को खरीद रहा था, तो इस चक्कर में उसको बायर सेलर की एकदम प्रॉपर लिक्विडिटी मिलती नहीं है। दैट इज व्हाई इतनी ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने मिली। इनफैक्ट यहीं पे अगर आपने देखा होगा तो ऑप्शंस के प्रीमियम में आपको सेम तरीके से एस्केलेशन नहीं देखने मिला, बिकॉज इट वाज एन इंडेक्स रीबैलेंसिंग रादर देन ब्रॉड बेस्ड मार्केट करेक्शन। तो एक बार शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि MSCI क्या होता है, क्योंकि ये चीज ना हर 3 महीने में होने वाली है। तो हर 3 महीने में ऐसा बार बार पैनिक क्रिएट करने की जगह थोड़ा आप एजुकेशन, अपना नॉलेज बढ़ा लो। MSCI एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडेक्स है जिसे आप मॉडल पोर्टफोलियो भी कह सकते हो, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के फंड पैसिव वे से इन्वेस्ट होते हैं। अब पैसिव वे का मतलब होता है ये ETF एंड म्यूचुअल फंड जैसे सर्विसेज ऑफर करता है। और MSCI का खुद का एक मैथमेटिक्स का तरीका है जिसके बेसिस पे वो सोचता है कि एक स्टॉक को हमें ये लेना है, बाय करना है, ऐड करना है या सेल कर देना है। तब उसकी बाय सेल मेथोडोलॉजी के ऊपर में हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो कि एक बड़ा फंड हाउस, बहुत बड़ा फंड हाउस जब भी अपने पोर्टफोलियो या इंडेक्स की रीबैलेंसिंग करता है तो मार्केट में एक ऐसी वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी, जिसका क्लियर एग्जांपल था फ्राइडे का मार्केट एंडिंग सेशन। अब इसका आपके पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं। लॉन्ग टर्म में तो कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला है। इन्होंने कोई स्टॉक को अगर अपने पोर्टफोलियो से निकाल भी दिया है तो इट डज नॉट मीन कि स्टॉक अब बुरा हो चुका है या बिजनेस अभी खराब हो चुका है। और कोई स्टॉक को अगर ये भी ऐड करते हैं तो इसका ये भी मतलब नहीं होता कि अब ये स्टॉक एकदम रैली देना चालू करेगा। ये सिर्फ एक फंड हाउस का इंडिविजुअल डिसीजन था और आपके पोर्टफोलियो पे जो भी इंपैक्ट आया था ये एक टेम्पररी रीबैलेंसिंग की वजह से था, ना कि कोई फंडामेंटल फ्लॉ। अब मैंने इस वीकली एनालिसिस में इसे जानबूझ के इसलिए कवर किया क्योंकि इस वीक में आपको कुछ थोड़ा सीखने में मिलेगा, प्लस एकदम मार्केट एंडिंग आवर में पैनिक क्रिएट हुआ था तो कई रिटेल इन्वेस्टर्स को इसके पीछे का साइंस नहीं पता था। सो आई होप दिस हेल्प्स। चलिए अब देख लेते हैं कि निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे हैं। ये रहा निफ्टी 50 का 30 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। आप इस पे देख सकते हो कि पिछले वीक भी हमने जो लेवल्स बनाए थे उन लेवल्स पे मार्केट आया, रुका, ठीक है। मार्केट में एक और चैलेंज हमें देखने मिला था कि भाई ये दिन पे बेसिकली 25 ऑफ में, ये मंडे था, एक गैप अप हमें देखने मिला। जैसे ही मार्केट गैप अप हुआ, आपको पता है कि गैप्स के हम ज्यादा बड़े फैन होते नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ बोला था कि भाई सीज फायर वगैरह कर लेंगे, ट्रूस वगैरह डील एकदम आती होगी, तो वो न्यूज के कंधे पे चल के थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया। लेकिन FIs ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी यहाँ पे सेलिंग करने की और मार्केट बराबर नीचे भी आ गया। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, दिस इज बैक टू बैक सेकंड वीक जब मार्केट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे क्लोज कर रहा है। पिछले वीक की क्लोजिंग थी लगभग 23,700 पे, इस वीक की क्लोजिंग आई है 23,500 पे। 200 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट की क्लोजिंग आना क्लियरली बताता है कि मार्केट में ना कोई बुलिश डायरेक्शन है, ना ही कोई बेरिश डायरेक्शन है। तो ऐसे में अगर आपने कोई बड़े रैशनल इरैशनल डिसीजन ले लिए होंगे कि भाई पोर्टफोलियो खाली कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट से विश्वास उठा देते हैं, या फिर इनफैक्ट बल्क इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, तो भी गलती था। बेसिकली मार्केट इज गोइंग नोवेयर, तो ऐसे फेज में आपको ज्यादा बड़े डिसीजंस लेने ही नहीं है, ना ज्यादा पैसा डालना है, ना ज्यादा पैसा निकालना है, जस्ट स्टे पुट। अब फिर से हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे और देख लेते हैं कि अगले वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। लेवल्स में भी एज सच कोई चेंज नहीं है क्योंकि पिछले वीक के लेवल
पूरी तरह से आज तक इंटैक्ट है, ना कुछ ब्रेकआउट हुआ, ना कोई रिवर्सल। तो रिवर्सल के लिए अगर हम बात करें तो अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है मेरे लिए वो 24,500 24,485 का लेवल है। बेसिकली 24,500 के ऊपर मार्केट में एक अच्छी क्लोजिंग आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि भाई मार्केट में कोई बुलिश नेचर आया है। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पे तो ढेर सारा पोटेंशियल है। 23,200 का लास्ट सपोर्ट है। देखिए, अगर मार्केट 23,200 पे आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी रहेगी, क्योंकि अगेन मार्केट तो अंडर वैल्यूड हो जाएगा बिजनेसेस में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर 23,200 भी टूट जाता है कोई भी न्यूज के वजह से, तो देखिए 23,100 पे हमने गैप का लेवल प्लॉट करके रखा है। ये गैप फिल हो जाएगी तो बहुत सस्टेनेबल हो जाएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम कहेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 22,600 के लेवल पे, विच आई बिलीव वुड बी द लास्ट सपोर्ट। बेसिकली अगर 22,000 के लेवल पे थोड़ी बहुत भी बाइंग करने मिलती है तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब लास्ट वीकली एनालिसिस में मैंने आपसे पूछा था कि आपको आईटी सेक्टर का स्पेसिफिक एनालिसिस वीडियो चाहिए, तो वो तो मैंने अपलोड कर दिया था, आप उसे जरूर चेकआउट कर लेना। अगले वीक में एक बड़ा इवेंट होने वाला है विप्रो का बायबैक, क्योंकि वो हिस्ट्री में उसका सबसे बड़ा बायबैक अमाउंट है। तो उस पर अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, अप्लाई करना है नहीं करना है, कैसा प्रोसेस रहेगा, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट करना विप्रो बायबैक। चलिए, अब ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस देखने से पहले निफ्टी बैंक का भी एनालिसिस कर लेते हैं। इसका एनालिसिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा वेट है जीसी इंडेक्स का है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। यस यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, यही तो हमें चाहिए था। एक बार मैं इसे ना थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे भी कंफर्म कर लेता हूँ। अच्छा, नहीं अभी तक पूरी गैप नहीं भरी है। मेरे को छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा क्लैरिटी कम दिख रही थी, बट इट इज स्टिल ओके। देखिए, इस इंडेक्स में भी क्या हुआ था, एक गैप बनी थी, फिर वो गैप तो फिल हो गई, तो रीसेंट टेम्पररी गैप जो थी वो तो फिल हो गई। पिछली बार जो मार्केट में गैप अप आया था ना, वो गैप भी आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि पूरी तरह फिल हो चुकी है। अगर मैं विक टू विक अगर इसे ज्वाइन करूं तो यस, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड। सो हाँ, बैंक निफ्टी पे, निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स पे अब गैप नहीं है। देखिए, इंडिया जैसे फॉरेन इकोनॉमी में हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं, एआई का ग्रोथ है, इंडिया में एआई का कोई डेवलपमेंट नहीं है तो हम फॉरेन एक्सपोजर लेते हैं, तो उनके इंडस्ट्री का एक हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो होता है एआई सेक्टर। वैसे ही अगर आप इंडिया इन्वेस्टिंग करते हो तो इंडिया में सबसे बेस्ट सेक्टर होता है फाइनेंस टू इन्वेस्ट इन। और जब जब आपको एनबीएफसी या बैंकिंग सेक्टर नीचे के लेवल पे मिलते हैं ना, हिस्टोरिकली कभी भी आप देख लो, ये एक इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सो भले ही आरबीआई ने कुछ रूल्स वगैरह चेंज किए हो, लेकिन ओवरऑल क्या मतलब है इसका कि बैंकिंग सेक्टर को क्लीन करने की कोशिश हो रही है। और अभी हाल फिलहाल में हमारे ब्लू चिप बैंक्स में थोड़े फ्रॉड वगैरह भी एक्सपोज हो रहे हैं। देखो, 40-50 करोड़ के फ्रॉड आ रहे हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक का टोटल रेवेन्यू देखोगे ना, टोटल प्रॉफिट देखोगे, 1 लाख करोड़ तक का वो लोग लगभग प्रॉफिट कर लेते हैं। तो उसमें से 40-50 करोड़ की डील ऑफकोर्स नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगी, होना तो नहीं चाहिए ये सब बैंक्स में। लेकिन फिर भी ब्रॉडर पिक्चर को समझो कि ऐसे बैंक्स आर एक्चुअली द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड हर बार जब वो अपने सपोर्ट पे आते हैं तो ऐसी ही कोई न्यूज के चलते आते हैं, विच हिस्टोरिकली हैज ऑलवेज प्रेजेंटेड सम ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटीज। चलिए, बैंक निफ्टी भी काफी अच्छा ही दिख रहा है अभी देखा जाए तो, अगर वैल्यूएशंस और फंडामेंटल्स के हिसाब से देखा जाए तो इट्स वेरी जूसी। हाँ, लेकिन अगर इसमें भी हम थोड़ा ब्रॉडर साइड पे डाउन साइड की बात करें तो अगर मान लीजिए 52,700 का लेवल, 800 का लेवल ब्रेक होता है, तो इसने ना प्रीवियस टाइम पे, प्रीवियस अभी क्रैश पे अपना 48,000 का सपोर्ट विजिट नहीं किया था। तो निफ्टी ने जैसे अपने प्रीवियस सारे सपोर्ट को विजिट किया था, तो इसने नहीं किया था। सो ये एक हो सकता है कि भाई इसमें डाउनसाइड पोटेंशियल दिखे, लेकिन ये हम सिर्फ तब बोलेंगे जब तक कि मार्केट 52,800 के नीचे ना चले जाए। अगर आप रिवर्सल की बात करोगे तो इसमें भी बुलिश रिवर्सल आप 56,000 के ऊपर एक बार कह सकते हो, क्योंकि एक लोअर लो फॉर्मेशन आई थी। ये लोअर लो के ऊपर में जो प्रीवियस आया था 56,300 का लेवल है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम इसे बुलिश सिनेरियो नहीं देंगे। चलिए, मैं इस लेवल को भी ऊपर प्लॉट कर लेता हूं। तो ये हमारा ब्रेक आउट का जोन रहेगा, ये हमारा ब्रेक डाउन का जोन रहेगा। अगर आप एक टेक्निकल पैटर्न देखो तो यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम भी हमें दिख रहा है। देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगा ये बॉटम नंबर 1, बॉटम नंबर 2, ये रहा इसका ब्रेकआउट, और अब कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन इसका रीटेस्ट भी हो गया है। तो अगर अगले वीक से बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने मिलता है, मतलब निफ्टी में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, सो देयर कैन बी अ शॉर्ट रिकवरी रैली जिसका टारगेट कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा। या इट कैन गो अप टू 56,000 इफ द लेवल इज सस्टेन्ड। बेसिकली अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगता, इसके ऐसे केस में प्राइस एक्शन में स्टॉप लॉस आपका 52,000 का ही रहता है। तो टेक्निकली डबल बॉटम का टारगेट 1:1 ही आता है। आप चाहे तो 1:2 भी ट्रेड कर सकते हो, बट उसके लिए यू नीड टू हैव प्रॉपर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। चलिए, अब देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या बोलता है। सो मई महीने की एक्सपायरी पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है, और अब अगला ओआई डेटा जून का डेवलप हो रहा है। और जून में अगर आप देखेंगे तो देखो, क्योंकि एक्सपायरी अभी जस्ट ही हुई है ना, तो ऐसे आप क्लियरली ऐसा बोल नहीं सकते कि अभी अगले महीने का ओआई पूरी तरह डेवलप हो गया है। तो इसको फिर भी 1-2 दिन लगेगा। अगले महीने का ओआई डेवलप होने को थोड़ा समय लगता है, कम से कम 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन लगते हैं। बट अभी की पोजीशन अगर देखें तो पूरी तरह से कॉल सेलर्स आपको दिख रहे होंगे। 24,000 पे सबसे ज्यादा कॉल ओआई है। कॉल ओआई का मतलब होता है बेयर्स का एक्चुअल पैसा कहां लगा हुआ है। आप इनको सोल्जर्स जैसे इमेजिन करो, तो आप ऐसा कह सकते हो कि लगभग 2.4 लाख सोल्जर्स 24,000 को डिफेंड कर रहे हैं कि इसके ऊपर नहीं जाने देंगे। तो ऐसे इसे कहा जाता है कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, मतलब बेरिश नेचर यहाँ पे ज्यादा रहेगा। मार्केट को 24,000 के ऊपर जाने में थोड़ी चैलेंज फेस करना पड़ेगा। सपोर्ट की बात करोगे ना, तो 23,500 पे सबसे ज्यादा पुट ओआई है, बट उसका डिफरेंस देखो,
1 लाख सोल्जर्स खड़े हैं यहाँ पे, तो देयर इज अ क्लियर मिसबैलेंस, मतलब कि यहाँ पे क्लियरली आपको बेरिश साइड पे ही ज्यादा व्यू बना के रखना पड़ेगा। एंड ओपन इंटरेस्ट हमें एक्चुअल पैसों का फ्लो बताता है, इसलिए डेटा को हमें वीकली ट्रैक करना पड़ता है। चलिए अब देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स पे एफआईआई की कैसी पोजीशन है। ऑलराइट, अगर आप 29 मई का फ्यूचर ओआई देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अगेन वही बेसिकली यही टॉगल हो रहा है। पिछली वीक जो था वो 14% का इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन थी, हमें थोड़ा अच्छा लगा था देख के। ये वीक वो कम होकर अगेन 12% पे 11.98 पे आ गई है। मतलब एफआईआई की फॉरेन इंस्टीट्यूशन की इंडेक्स पे, फ्यूचर इंडेक्स पे, हमारे फ्यूचर मार्केट मतलब डेरिवेटिव मार्केट पे लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 12% है और 88% पोजीशन शॉर्ट साइड पे है। सो अगर आप देखोगे ना तो पिछले एक साल से एफआईआई की ओवरऑल पोजीशन शॉर्ट साइड पे रही है। मतलब वो लोग या तो कॉल सेल करके बैठे हैं, फ्यूचर्स में शॉर्ट करके बैठे, इंस्टेड ऑफ बाइंग निफ्टी दे आर सेलिंग निफ्टी। एंड आप इवेंचुअली देख भी रहे हो कि मार्केट हमेशा नीचे के लेवल पे ही सस्टेन कर रहा है। बेसिकली जब जब ब्रेकआउट का मौका आता है मार्केट फेल हो जाता है और वापस से नीचे ही आ जाता है। सो एफआईआई इंडियन मार्केट से पैसा पुल आउट भी कर रहे हैं और वो डेरिवेटिव में भी अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो ये भी एक बड़ा रीजन है कि क्यों इंडियन मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है और क्यों हम अभी भी कंसोलिडेट कर रहे हैं। इस डेटा में जब ये नंबर 30% से ऊपर जाता है तब हम एक रिवर्सल कहते हैं और 50 से ऊपर जाता है तब एक बुल मार्केट कहते हैं। पिछले 1-1.5 साल से ये नंबर कभी भी 30 के ऊपर भी क्लियरली नहीं गया है, इसलिए ये नंबर को ट्रैक करना इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब चलिए देख लेते हैं कि एफआईआई ने कैश मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है। ऑलराइट, सो अगर आप कैश मार्केट डेटा देखेंगे तो देखो एमएससीआई रीबैलेंसिंग के चलते यहाँ पे भी आपको एक बहुत बड़ा नंबर दिखेगा कि फ्राइडे को 21,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी। अब हुई तो थी, रीबैलेंसिंग के चल के ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था। बट यस, अगर आप मंथली बेसिस पे देखोगे तो एफआईआई पिछले महीने भी नेट सेलर्स थे। सो आपको याद होगा मार्च का महीना सबसे बकवास महीना था एफआईआई के ओवरऑल परफॉर्मेंस में, जहां 1,22,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग करी थी, फॉलोड बाय 70,000 करोड़ एंड फॉलोड बाय 55,000 करोड़। मतलब देखा जाए तो मार्च के महीने की एक महीने की सेलिंग को अगले 2 महीने में वापस इन्होंने मैच कर लिया है। 70 प्लस 52 अगेन आपको 120 मिलता है। तो 1,20,000 करोड़ फिर से पिछले 2 महीने में मार्केट से निकाल लिए गए बाय एफआईआई। दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न फॉर इंडियन मार्केट। पिछली वीक एक न्यूज फ्लोट हुई थी कि भाई निर्मला मैम ने या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा बोला है कि दे आर ओपन टू लिसन कि इंडियन इन्वेस्टर्स टैक्सेशन को लेके क्या कह रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आपको क्लियर वर्डिक्ट देता हूँ कि इफ यू हैव एन ऑप्शन टू गिव एन ओपिनियन तो आपका ओपिनियन कैसे शेप होना चाहिए। सो वन क्लियर पिक्चर इसकी, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को सच में बहुत कम कीजिए, 10% भी नहीं, आप इनफैक्ट उसको 0 पे भी लेके आएंगे ना तो एफआईआई बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या, सरकार को टैक्स कमाना है, आप एसटीटी को कम मत करो, एसटीटी को रहने दो। जो ट्रेडर्स है उनको एक्चुअली आता नहीं है तो उन लोग को आपको डिस्करेज करना ही है। सो एसटीटी को कम करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट और ट्रांजैक्शन चार्जेस को कम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को अगर 0 कर देते हो तो इससे एक्चुअल इन्वेस्टर्स जो एक्चुअली बाहर के बड़े बड़े फंड्स है वो मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना बड़ा हमारा पैसा बनेगा उसके ऊपर उतना ही प्रपोर्शन में हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब आज कोई अगर एफआईआई 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं फिर 20% मार्केट ऊपर जाता है तो जब वो 1,200 करोड़ की सेलिंग करेंगे और मान लीजिए उसे 1 साल से ज्यादा उन्होंने होल्ड किया तो उन्हें 0 टैक्स लगेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो उनसे हम वैसा भी एसटीटी से पैसा कमा ही रहे। एंड दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब इसमें भी एक्चुअली थोड़ा बहुत तो कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए, 20% इज जस्ट टू हाई। इससे क्या होगा, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को एक्चुअली अच्छे एग्जिट लेने में डिस्करेजमेंट आएगा। सो होगा क्या, मान लीजिए आपका रिलायंस का शेयर 3-4 महीने में अपना टारगेट हिट करता है 20% का, और अब आप जब बुक करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 20% टैक्स लग रहा है। तो ऐसे केस में मान लीजिए अगर आप एग्जिट नहीं करते हो तो एफआईआई अपनी पुरानी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे जिसपे उनको 0 टैक्स पे करना है, क्योंकि वो 1 साल से ऊपर हो गई, अज्यूमिंग कि एलटीसीजी 0% हो जाता है। सो इवेंचुअली रिटेल इन्वेस्टर स्विंग के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे टैक्स का डर है, एंड क्योंकि वो एक अच्छे प्राइस पे सेल नहीं कर पाया और एफआईआई उसका फायदा ले लेंगे, इनफैक्ट डीआईएस भी उसी का फायदा ले लेंगे। सो ओवरऑल एलटीसीजी एंड एसटीसीजी को थोड़ा कम तो करने की जरूरत है। एलटीसीजी को कम करना सरकार के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज इससे एक्चुअली एफआईआई का इन्वेस्टमेंट भी इंडियन मार्केट में बढ़ेगा। और ये चीज याद रखो कि अभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा पोर्शन गवर्नमेंट ही ओन करती है। अगर आप पीएसयू सेक्टर्स की कंपनी देखोगे तो 70 से लेके 80% कंपनीज उन्हीं के ओन्ड है। आप देखोगे तो उसमें प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिखता है। सेकंड, एलआईसी जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट एंटिटी है वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट के ऑलमोस्ट सारी कंपनी में, सारी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टेड है। तो अगर एफआईआईज इन कंपनीज को पंप करते हैं, थोड़ा वैल्यूएशन अप जाता है इनका, तो सरकार का वैल्यूएशन भी तो ऊपर जाएगा, सरकार की होल्डिंग्स का वैल्यूएशन भी ऊपर जाएगा, राइट। सो रिटेल इन्वेस्टर एंड ओवरऑल मार्केट के पर्सपेक्टिव से ये कुछ चेंजेस मैं सजेस्ट करूंगा। अब देखो मैं कोई बड़ा इंसान हूं नहीं, मेरे सजेशंस का ऐसा कोई वैल्यू है नहीं, बट बीइंग एन एनालिस्ट एंड अ प्रो इंडियन इन्वेस्टर, दीज आर सम ओपन सजेशंस जो मैं चाहूंगा कि वर्ल्ड पुश करे। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स मार्केट में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि अब हमारे पास मंथली कैंडल भी है तो हम मंथली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम दोनों का एनालिसिस कर लेंगे। पिछले वीक अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर, एफएमसीजी, ऑयल की थोड़ी पिटाई हुई, फार्मा की भी पिटाई हुई, बेसिकली इनमें करेक्शन हमें देखने मिला। और टॉप परफॉर्मर्स थे मीडिया, इस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। नैस्डैक 2% ऊपर गया था तो इंडियन मार्केट को फिर से आउट परफॉर्म किया उसने। यूएस मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो टॉप 5 ईटीएफ कौन से, इस पे मैंने वीडियो शेयर किया, उसे देख लेना।
देन पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी अच्छा चला, एनर्जी इंडेक्स भी अच्छा चला। ओवरऑल निफ्टी 50 का अगर आप देखोगे तो वो 0.72% नेगेटिव था और बाकी कुछ सेक्टर्स उससे आउट परफॉर्म किए, तो इनको अपने वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा। फर्दर एनालिसिस किया जा सकता है। बेसिकली प्राइस एक्शन एनालिसिस करना और देखना इनमें रिवर्सल कहाँ हो रहा है, ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है। मंथली बेसिस पे देखेंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की भर-भर की पिटाई हुई। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर भी 4% नीचे था पिछले महीने, एफएमसीजी भी ओवरऑल नीचे था। पिछले महीने के लीडर्स की बात करें तो सबसे पहले तो यूएस मार्केट में आपको ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने मिली, 7% अप इन 1 मंथ। बाप रे, दैट इज वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव यूएस एक्सपोजर। आपका पैसा भी 7% बढ़ा और आपका 2-3% करेंसी का भी बढ़ गया। सो लगभग निफ्टी के साल भर के रिटर्न आपने एक महीने में बना लिए। दैट्स क्रेजी। मेटल इंडेक्स में 4% का इजाफा देखने मिला, विच इज नाइस। फार्मा भी ओवरऑल देखोगे तो फार्मा हेल्थ पिछले मंथ के टॉप परफॉर्मर्स थे। इनफैक्ट स्टैंड आउट सेक्टर्स थे क्योंकि इन्होंने ब्रेकआउट दिया है। सो मंथली बेसिस पे देखा जाए तो फार्मा हेल्थ केयर अभी ट्रेंडिंग है और डाउन ट्रेंड में कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स रहेंगे। सो टू समराइज दिस वीकली एनालिसिस वीडियो, एमएससीआई रीबैलेंसिंग के चलते पिछले वीक में आपको एक बड़ी रेड कैंडल देखने मिली। अगर वो नहीं होता तो वीक कहीं ना कहीं एक मीडियम सा नॉर्मल सा कंसोलिडेशन वीक था। एफआईएस की सेलिंग अभी भी भर भर के चल रही है, तो इंडियन मार्केट के ऊपर इसका एक शनि लगा हुआ है। गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टेप इन करने की अर्जेंट नीड है। एंड ओवरऑल अगर वैल्यूएशन एंड इकोनॉमिक पॉइंट पे देखा जाए तो इंडिया इज स्टिल फेयरली टू अंडर वैल्यूड। इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।